स्वागत है आपका ज्ञानोदय पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरने वाले हैं जो लगभग 2500 साल पहले लिखी गई थी। हाँ, लेकिन उसकी रणनीतियां आज भी सिलिकॉन वैली से लेकर राजनीतिक अभियानों तक में इस्तेमाल होती हैं। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सन त्जू की द आर्ट ऑफ वॉर की। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या हो अगर किसी जंग को जीतने का सबसे अच्छा तरीका ये हो कि उस जंग को लड़ा ही ना जाए या उसे अप्रासंगिक बना दिया जाए। हाँ, और क्या हो अगर ताकत से ज्यादा जरूरी टाइमिंग हो और हमला करने से ज्यादा जरूरी अपना बचाव करना हो। आज हम इन्हीं उल्टे लगने वाले लेकिन गहरे सच को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये सिर्फ एक युद्ध की किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोचने का एक ढांचा है, एक फ्रेमवर्क है। हाँ, जो हमें सिखाता है कि अपने विरोधी से एक कदम आगे कैसे रहें। चाहे वो विरोधी बाजार में कोई प्रतियोगी हो या हमारे अंदर की टालम टोल करने की आदत। बिल्कुल, ये हमें भावनाओं पर नहीं बल्कि ठंडे तर्क पर और प्रतिक्रिया देने पर नहीं बल्कि तैयारी करने पर ध्यान देना सिखाती है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये किताब इतनी पुरानी होने के बाद भी आज इतनी रेलिवेंट क्यों है? देखिए, सब कुछ बदल गया है और कुछ भी नहीं। ये तो बड़ी गहरी बात है। तकनीक बदल गई, हथियार बदल गए, लड़ाई के मैदान तक बदल गए, लेकिन एक चीज है जो नहीं बदली। इंसान का स्वभाव। बिल्कुल। डर, अहंकार, लालच, धोखा, महत्वाकांक्षा, ये सारी मानवीय कमजोरियां आज भी वैसी ही हैं। अच्छा। सन त्जू की असली प्रतिभा इसी में है कि उन्होंने रणनीति को हथियारों पर नहीं बल्कि इंसान के मनोविज्ञान पर बनाया था। सही कहा। और शायद यही वजह है कि लोग इसे अक्सर गलत समझते हैं। सोशल मीडिया पे इसकी कुछ लाइनें तो सब शेयर करते हैं ना। हाँ, वो वाली सर्वोच्च कला बिना लड़े दुश्मन को वश में करना है। वही, लेकिन उसके पीछे जो एक ठंडा, निर्मम अनुशासन और धैर्य है, उसे शायद ही कोई समझता है। ये कोई मोटिवेशनल किताब नहीं है जो आपको कहे कि बस लड़ते रहो। नहीं, बल्कि ये कहती है कि अगर आपको लड़ना पड़ रहा है तो आप अपनी रणनीति में कहीं ना कहीं पहले ही चूक कर चुके हैं। मतलब असली जीत तैयारी में है, युद्ध के मैदान में नहीं। बिल्कुल। इसीलिए आज इसे कॉर्पोरेट जगत से लेकर व्यक्तिगत अनुशासन तक हर जगह एक गाइडबुक की तरह देखा जाता है। चलिए, इसे और बेहतर समझने के लिए एक कहानी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा। मान लीजिए एक छोटा सा स्टार्टअप है, इनोवेट फर्स्ट, जो एक बहुत बड़ी स्थापित कंपनी मेगाकॉर्प से मुकाबला करना चाहता है। ठीक है, मेगाकॉर्प जिसके पास पैसा है, बड़ी टीम है और बाजार पर पूरा कब्जा है। और इनोवेट फर्स्ट, उसके पास बस एक अच्छा आइडिया और कुछ जुनूनी लोग हैं। तो अगर ये दोनों आमने सामने की लड़ाई लड़ें तो नतीजा क्या होगा? इनोवेट फर्स्ट कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएगा। जाहिर है, वो प्राइस वॉर तो लड़ ही नहीं सकता। लेकिन अगर इनोवेट फर्स्ट सन त्जू की रणनीतियों का इस्तेमाल करे तो वो इस लड़ाई को पूरी तरह से बदल सकता है। वो मेगाकॉर्प को हराने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि उसे अप्रासंगिक इररेलेवेंट बना देगा। यही है बिना लड़े जीतना। तो चलिए, इनोवेट फर्स्ट की इस यात्रा के जरिए सन त्जू की मुख्य रणनीतियों को समझते हैं। ठीक है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो सन त्जू कहते हैं वो है योजना बनाना, लेइंग प्लान्स। हाँ, उनका कहना है कि युद्ध जीवन और मृत्यु का मामला है, इसे हल्के में लेना मूर्खता है। और इसके लिए वो 5 स्थायी कारकों का एक फ्रेमवर्क देते हैं। हाँ, एक चेकलिस्ट की तरह जो इनोवेट फर्स्ट को सबसे पहले देखनी चाहिए। तो पहला कारक है नैतिक कानून। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये नहीं है कि क्या सही है या क्या गलत। इसका मतलब है कि क्या आपकी टीम, आपके लोग आप पर और आपके मिशन पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं। अच्छा। क्या वो आपके साथ खड़े रहेंगे चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो जाए? ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा साइमन सिनेक अपनी किताब स्टार्ट विद व्हाई में कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। कि जब लोगों को क्यों पता होता है तो वो किसी भी कैसे से गुजर जाते हैं। बिल्कुल। दूसरा कारक है स्वर्ग यानी हेवन। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसका मतलब है बाहरी परिस्थितियां जैसे समय और मौसम। बिजनेस की दुनिया में इसका मतलब हुआ बाजार के ट्रेंड्स, आर्थिक माहौल और सबसे जरूरी सही समय। तो इसका मतलब हुआ कि 2008 की आर्थिक मंदी के दौरान एक लग्जरी कार ब्रांड लॉन्च करना स्वर्ग के खिलाफ जाना होता, चाहे कार कितनी भी बेहतरीन क्यों ना हो। बिल्कुल। समझदार लोग माहौल से लड़ते नहीं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा कारक है पृथ्वी यानी अर्थ। इसका मतलब है आपका रणनीतिक स्थान, आपका मैदान। लेकिन एक डिजिटल स्टार्टअप जैसे इनोवेट फर्स्ट के लिए पृथ्वी का क्या मतलब होगा? बहुत अच्छा सवाल है। उसके लिए पृथ्वी का मतलब है क्या वो अमेज़न पर बेच रहे हैं जहां मेगाकॉर्प्स पहले से ही हावी है? तो ये दुश्मन के मैदान पर लड़ने जैसा हुआ। हाँ, या क्या उन्होंने अपना एक नया खास D2C चैनल बनाया है जो उनका अपना मैदान है?
और बाकी के 2 कारक? चौथा है कमांडर, मतलब जो लीडर है उसकी क्वालिटी। क्या लीडरशिप में बुद्धिमत्ता, साहस और अनुशासन है? और 5वां है विधि और अनुशासन, मतलब क्या संगठन में सही सिस्टम है, क्या जिम्मेदारियां साफ हैं? तो एक तरह से ये स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। बिना सिस्टम के बेहतरीन प्रतिभा भी दबाव में बिखर जाती है। तो ये सिर्फ लड़ाई की तैयारी नहीं, ये तो पूरे संगठन का ऑडिट है। हाँ, और इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण अध्याय है रक्षा पहले। टैक्टिकल डिस्पोजिशंस। सन त्सू कहते हैं कि एक अच्छा योद्धा पहले खुद को अजेय बनाता है और फिर दुश्मन की गलती का इंतजार करता है। हाँ, और ये बात मुझे हमेशा थोड़ी सी पैसिव लगती है। ये निष्क्रिय नहीं बल्कि बहुत गहरी रणनीति है। कैसे? इसका आज के जमाने में मतलब है दूसरों पर हमला करने से पहले खुद को सुरक्षित करें। बड़ा मुनाफा कमाने का सपना देखने से पहले अपने बिजनेस को दिवालिया होने से बचाएं। अच्छा। ज्यादातर स्टार्टअप्स अपनी कमजोरियों को खुला छोड़कर हमला करते हैं। ये बहादुरी नहीं, मूर्खता है। ये तो अब दी एल्मनाइक ऑफ नवल रविकांता में भी बताया गया है कि रिस्क मैनेजमेंट ही हाँ, सफलता बनाने की असली कुंजी है। इनोवेट फर्स्ट को पहले अपना प्रोडक्ट मजबूत करना होगा, अपने खर्चे नियंत्रण में रखने होंगे, तभी वो मेगा कॉप की गलती का फायदा उठाने की स्थिति में होगा। ठीक है, ये तैयारी और रक्षा की बात तो समझ आती है। अब इनोवेट फर्स्ट अजेय है, लेकिन सन त्सू की सबसे प्रसिद्ध बात कि लड़ाई करनी ही नहीं चाहिए, ये सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है। इसका असल मतलब संघर्ष से भागना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है दुश्मन के शरीर को नहीं बल्कि उसकी इच्छा शक्ति को नष्ट करना। उसकी इच्छा शक्ति को? हाँ, उसकी योजनाओं को बाधित करना, उसके आत्मविश्वास पर हमला करना। मेगाकॉप के मामले में इनोवेट फर्स्ट कीमत कम करके नहीं लड़ेगा, वो कुछ ऐसा नया करेगा, कोई ऐसा इनोवेशन लाएगा जिससे मेगाकॉप का मौजूदा प्रोडक्ट पुराना और बेकार लगने लगे। बिल्कुल, वो ग्राहक के दिमाग में ये धारणा बनाएगा कि मेगाकॉप अतीत की कंपनी है और इनोवेट फर्स्ट भविष्य है। हाँ, और ये किया कैसे जाता है? यहाँ ऊर्जा यानी लिवरेज का कॉन्सेप्ट आता है ना? हाँ, बहुत सही। सन त्सू एक क्रॉसबो का उदाहरण देते हैं कि तैयारी से तनाव पैदा होता है और सही समय पर ट्रिगर दबाने से जबरदस्त शक्ति निकलती है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि एक सही समय पर उठाया गया एक सही कदम 100 बेतरतीब कामों से बेहतर है। सिस्टम हमेशा सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं जीतता। मेगाकॉप के पास 1000 कर्मचारी हैं जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो एक बड़ी धीमी मशीन की तरह है। इनोवेट फर्स्ट अपनी छोटी टीम के साथ बहुत तेजी से फैसले ले सकता है, और यही उसका लीवरेज है। हाँ, ये जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स जैसा ही है कि छोटे व्यवस्थित सुधारों से असाधारण परिणाम मिलते हैं। आपको हमेशा बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास सही लिवरेज नहीं है। ये स्मार्ट तरीके से काम करने के बारे में है। आप सुन रहे हैं ज्ञानोदय पॉडकास्ट। लेकिन एक समस्या है, अगर हमने शुरुआत में इतनी गहरी योजना बना ली तो क्या हम उसी से बंद नहीं जाते हैं? बाजार तो हर दिन बदलता है। बिल्कुल, और यहीं पर सन त्सू की अगली महत्वपूर्ण शिक्षा आती है, अनुकूलनशीलता, अडैप्टेबिलिटी। वो कहते हैं कि सेना का कोई निश्चित रूप नहीं होता, जैसे पानी का कोई निश्चित आकार नहीं होता। आपको हकीकत के आधार पर खुद को ढालना होगा। जो कमांडर एक ही रणनीति से चिपका रहता है वो हारता है। और मेगापॉप्स की यही समस्या है, उनकी सालाना योजनाएं बनती हैं और वो उनसे हट नहीं सकते। लेकिन ज्यादा अनुकूलनशीलता का मतलब ये भी तो हो सकता है कि हमारी कोई मूल रणनीति ही नहीं है, हम बस भटक रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सन त्सू कहते हैं कि अनुकूलनशीलता का मतलब अपनी मूल रणनीति को छोड़ देना नहीं है। इनोवेट फर्स्ट का मिशन वही रहेगा, उनका क्यों नहीं बदलेगा। लेकिन उस मिशन तक पहुंचने का कैसे, मतलब तरीका बदल सकता है? हाँ बिल्कुल, सिद्धांत से ज्यादा वास्तविकता मायने रखती है, और वास्तविकता को समझने के लिए सन त्सू संकेतों को पढ़ने पर बहुत जोर देते हैं। बाजार के संकेत, प्रतिस्पर्धियों के कदम और मानवीय व्यवहार। जो लोग जल्दी निरीक्षण नहीं करते वे देर से प्रतिक्रिया करते हैं। और निरीक्षण करने का सबसे अच्छा तरीका, यहीं पर उनका सबसे विवादास्पद अध्याय आता है, जासूसों का उपयोग। हाँ, और आज के टाइम में इसका मतलब कोई कॉर्पोरेट जासूसी नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि भाई इन्फॉर्मेशन ही सबसे बड़ी पावर है। अच्छा। सन त्सू साफ कहते हैं कि भविष्य का ज्ञान भूत प्रेतों से नहीं बल्कि उन लोगों से ही मिलता है जो दुश्मन की स्थिति जानते हैं। तो आज की दुनिया में इनोवेट फर्स्ट के जासूस कौन है? उनके जासूस हैं उनके ग्राहक।
सोशल मीडिया पर हो रही बातचीत, उनके प्रोडक्ट का रियल टाइम डेटा। मतलब वेबसाइट पर कौन सा बटन क्लिक हो रहा है और कौन सा नहीं। हाँ, ज़ारा जैसी कंपनी अपने स्टोर्स से मिलने वाले रोज के सेल्स डेटा का इस्तेमाल करके हफ्तों में नए डिज़ाइन बना लेती है। ये एक तरह से ग्राहकों की इच्छाओं को समझना है। और वही मेगाकॉर्प महीनों तक महंगी मार्केट रिसर्च रिपोर्ट का इंतजार करता है। जब तक उनकी रिपोर्ट आती है तब तक इनोवेट फर्स्ट बाजार जीत चुका होता है। इसीलिए कहा जाता है राय से ज्यादा डेटा और मेहनत से ज्यादा इंसाइट काम आती है। बिल्कुल, बिना जानकारी के फैसले लेना जुआ खेलने जैसा है, रणनीति बनाना नहीं। ये सब सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन इसे हम अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? मतलब एक आम इंसान जो शायद अपनी नौकरी में आगे बढ़ना चाहता है या कोई बुरी आदत छोड़ना चाहता है। इसे हम 3 आसान हिस्सों में बांट सकते हैं, जिन्हें कोई भी अपना सकता है। अच्छा। सबसे पहले आज क्या करें? आज किसी भी स्थिति में, चाहे वो ऑफिस में कोई बहस हो या घर पे कोई मतभेद, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सिर्फ निरीक्षण करें। कुछ बोले मत, बस देखें और सुने। लोगों के व्यवहार को, उनके शब्दों के पीछे की भावनाओं को। हाँ, आसपास के माहौल के सूक्ष्म संकेतों को पढ़ें। ये जल्दबाजी में गलत फैसले लेने से बचाएगा। ठीक है, ये तो एक छोटी सी आदत है जिसे अपनाया जा सकता है। इस हफ्ते क्या करें? इस हफ्ते अपनी किसी एक चुनौती को चुनें। मान लीजिए कोई नई नौकरी चाहता है। ठीक है। तो सीधे 100 जगह अप्लाई करने यानी हमला करने के बजाय ये सोचे कि अपनी स्थिति को और सुरक्षित कैसे बना सकते हैं। मतलब अजय कैसे बने? हाँ, अपने बचाव को मजबूत करें। कोई नई स्किल सीख सकते हैं, अपना नेटवर्क मजबूत कर सकते हैं। ये चौथे अध्याय की रक्षा पहले की रणनीति है। और लंबी अवधि की बात करें तो इस महीने क्या करें? इस महीने कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले उसे सन त्सू के उन 5 कारकों की कसौटी पर परखें। वो चेकलिस्ट? हाँ, एक छोटी सी चेकलिस्ट बनाएं। पहला, नैतिक कानून। क्या मैं इस काम पर दिल से विश्वास करता हूँ? दूसरा, स्वर्ग। क्या इसके लिए समय सही है? तीसरा, पृथ्वी। क्या मेरे पास सही संसाधन और प्लेटफॉर्म है? चौथा, कमांडर। क्या मुझमें जरूरी अनुशासन और क्षमता है? और पांचवा, विधि। क्या मेरे पास इसे करने की कोई योजना और सिस्टम है? ये 5 मिनट की एक्सरसाइज भावनाओं में बहकर जुआ खेलने के बजाय एक सोची समझी रणनीति बनाने में मदद करेगी। तो आज की इस गहरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें जो हम हमेशा याद रख सकते हैं। पहली और सबसे जरूरी, तैयारी सर्वोपरि है। लड़ाई शुरू होने से पहले ही जीती या हारी जाती है। दूसरी, दक्षता मायने रखती है। एक लंबी लड़ाई विजेता को भी उतना ही नुकसान पहुंचाती है। मतलब धीरे धीरे जीतना भी एक तरह की हार हो सकती है। बिल्कुल। तीसरी, बिना लड़े जीतें। हमेशा सीधे टकराव की जरूरत नहीं होती। अपने प्रतिद्वंदी की इच्छा शक्ति पर हमला करना ज्यादा प्रभावी है। चौथी, पहले रक्षा फिर हमला। दूसरों पर हमला करने से पहले खुद को सुरक्षित और अजेय बनाएं। और पांचवी, सूचना ही असली शक्ति है। डेटा और इंसाइट के बिना लिए गए फैसले सिर्फ अनुमान है। और अनुमान के आधार पर बड़ी लड़ाइयां नहीं जीती जाती। अंत में सन त्सू की ये किताब हमें कठोर सच्चाई बताती है। ये कोई प्रेरणादायक किताब नहीं है जो आपको अच्छा महसूस कराए। नहीं, ये ठंडी, रणनीतिक और माफ न करने वाली है। ये आपकी भावनाओं, आपके अच्छे इरादों या आपकी मेहनत की परवाह नहीं करती। नहीं, ये केवल तैयारी, स्थिति, बुद्धिमत्ता और समय की परवाह करती है। और शायद सबसे बड़ी सच्चाई ये है, क्या? ज्यादातर लोग रणनीति की प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों में उसे जीने का अनुशासन होता है। और शायद यही सोचने वाली बात है कि हम सिर्फ रणनीति की बातें करने वालों में से हैं या उसे जीने का अनुशासन रखने वालों में से। इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि इस पॉडकास्ट का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा, और हमें ये भी बताइए कि आप किस किताब या किस विषय पर अगला ज्ञानोदय पॉडकास्ट सुनना चाहेंगे।